Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So this video is going to be the first step in your preparation journey for CDS 1 2026 because in this video we will be discussing the complete book list for CDS 1 2026. कई लोग होंगे जो किसी ना किसी कोर्सेस में इनरोल होंगे और कुछ लोग क्या करेंगे वो पीडीएफ से पढ़ने का प्लान करेंगे। लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि आपके पास 6 से 7 महीने हैं। आप प्रॉपरली अगर यूटिलाइज़ करना चाहते हो इन मंथ्स को तो डेफिनेटली आपको ये जो बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इनको फॉलो करना ही चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। देखो, सीडीएस एग्ज़ाम का जो पैटर्न हुआ करता था कुछ साल पहले वैसा अब रहा नहीं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। कुछ डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो उसके लिए क्या चेंजेस आपको करने चाहिए ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डेफिनेटली आपके जो सोर्सेस हैं, आपके जो मान लिया जो भी कोर्सेस हैं या फिर जो पीडीएफ्स हैं वो एडिशनल सोर्सेस होने चाहिए, ना कि मेन सोर्सेस। मेन सोर्सेस आपकी बुक्स ही होनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न भी है। कुछ सीडीएस एस्पिरेंट्स होंगे जो बाद में सीएपीएफ एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे होंगे, या फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि आप कैसे भी करके एक एग्ज़ाम को क्लियर तो कर लेते हो, लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या होता है कि आप एसएसबी वगैरह में इनरोल मतलब जो रहता है काफ़ी इंगेज रहते हो। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपका एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब जाते हो तब आपका बेस क्लियर नहीं था, टाइम था नहीं, और आप नेक्स्ट वाला क्लियर नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा सबसे पहले आप बेस को क्लियर करो, और ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिस टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला है अप्रैल में नेक्स्ट ईयर। तो आपके पास ठीक ठाक अमाउंट में टाइम है ना। इसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना ही चाहिए। नेक्स्ट चलो, तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स तीनों एग्जाम्स के लिए सेपरेटली। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो यार इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपके 3 सेक्शंस होते हैं मेनली। फर्स्ट वन वुड बी योर ग्रामर, सेकेंड इज वोकैब एंड थर्ड इज रीडिंग, है ना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप बोल सकते हो, क्योंकि 40 to 50 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो रीडिंग बेस्ड ही होते हैं। कॉम्प्रहेंशन तो आपका डायरेक्टली होता ही होता है, लेकिन साथ में S1 S6 है, PQRS है, क्लोज टेस्ट है, और भी कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो आपके रीडिंग बेस्ड होते हैं। तो आपकी रीडिंग जो कैपेसिटी है ना, रीडिंग स्किल्स जो हैं वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड इज़ वोकैब। अब वोकैब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि आपने रीसेंट ट्रेंड देखा होगा यूपीएससी का, उसमें पहली बात तो आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा आ रही है, दूसरा फॉरेन वर्ड्स भी कई बार आ रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, है ना। केवल एंटोनियम सिनोनियम तक वो लिमिटेड नहीं है, अब वो अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। तो आपको आपकी जो वोकैब है वो अच्छी होनी चाहिए। और देखो, मैं इन दो चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वोकैब और रीडिंग को। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी नहीं होनी चाहिए। ग्रामर आपका बेस बनाता है इंग्लिश में, है ना। तो ग्रामर तो अच्छी होनी ही चाहिए। चलो बात करते हैं ग्रामर की, आप कैसे इन चीज़ों को कर सकते हो मैनेज, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग। तो सबसे पहले आपकी बुक्स आती हैं, आपकी एक ही बुक आती है, दैट इज़ SP बख्शी। मतलब डेफिनेटली बहुत सी बुक्स आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बुक्स मेरे हिसाब से SP बख्शी है, ठीक है। ये कवर पेपर है दोनों का, मतलब ये सेम बुक है, कंटेंट्स आपको सेम ही मिलेगा दोनों में, बस ये कवर पेज है डिफरेंट होता है, कोई भी आप ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है। यहाँ पर क्या होता है कि वैसे तो ये बुक काफ़ी बल्कि है, 700-800 पेजेस में है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 200 पेजेस हैं ना वही आपके काम के हैं। मतलब ऑब्वियसली बुक पूरी काम की है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको अगर ग्रामर के पर्पज़ से आप जा रहे हो इस बुक के पीछे, तो स्टार्टिंग के 200 पेजेस ना वुड बी इनफ टू प्रिपेयर योर ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी रूल्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और उसी में अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी 200 पेजेस में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। स्पेशली ये देखो CDS NDA इन सारे एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट आपकी आती है वोकैब। वोकैब में आपको आपके पास क्या होना चाहिए, दैट इज़ वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी बाई नॉर्मन लुइस। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आपको पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी सी फन एक्टिविटी की तरह लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिए गए हैं सेशंस, जैसे 47 सेशंस दिए गए हैं, ठीक है, और
इनमें क्या होता है कि कई बार बीच बीच में जो क्विज़ेस इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्ट आई वुड से पैदा करती हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो फिर ये बुक काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी है वर्ड पावर मेड इजी और बढ़िया बुक है, ठीक है। आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको प्रेफर कर सकते हो। इसमें के वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लास्ट में काफ़ी वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है। पहले आपके क्या होगा कि इन सेशंस में काफ़ी अच्छे से आपके वर्ड्स प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर आप उन पे जा सकते हो। नेक्स्ट इज़ ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी। अब देखो वोकैब तो डेफिनेटली यहाँ से हो सकती है क्लियर वर्ड पावर मेड इजी से, लेकिन ये बुक खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपके दिए हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोनियम्स, होमोफोन्स, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रिपोजिशंस और द हिंदू के वोकैब एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पर जो एडिशनल चीज़ें दी हैं ना, ये इस बुक को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। तो ये बुक डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए एंड आई वुड रिकमेंड कि डेफिनेटली इसको ले लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इवेंचुअली, राइट। फिर हम आते हैं रीडिंग पे, ठीक है। रीडिंग आप कैसे अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं कैसे आप इन्हांस कर सकते हो, दैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप बिगिनर हो, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो डेफिनेटली आप इंडियन एक्सप्रेस के पीछे जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और थोड़ा सा मतलब आपका लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है, तो आई वुड रिकमेंड कि द हिंदू आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार यूपीएससी जो क्वेश्चंस उठाता है, जो भी आपके कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये इसकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी मैच करती है द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो इसलिए आई वुड से कि द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? उसके लिए डेफिनेटली आई वुड से कि पहले तो आप हेडलाइंस को पढ़ सकते हो, उसके बाद आप देख सकते हो इसमें द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके एक पेज दिया होता है, उसको आप पढ़ सकते हो। फिर एडिटोरियल्स में अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशनल है तो डेफिनेटली उसको भी पढ़ सकते हो, है ना। डिफेंस से रिलेटेड है तो उसे तो पढ़ना ही चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फिर यहाँ पर एक एक्सप्लेन्ड करके सेक्शन दिया होता है, एक पेज है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि आपका करंट अफेयर तो तैयार होता ही रहता है, साथ में आपकी बहुत अच्छी जो वोकैब है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, जो आपको इवेंचुअली हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है जो भी वर्ड्स वोकैब में, जो भी वर्ड्स जो होते हैं ना न्यूज़ में होते हैं, वही वर्ड्स भी यूपीएससी पिक कर लेता है कई बार। क्योंकि ये चीज़ नोटिस करी थी CDS 1 2025 में, देखा मैंने कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो उससे पहले न्यूज़ में थे, ठीक है। जैसे कि लिए एग्जांपल बताऊं, एक वर्ड था फेलनी, ठीक है, एक वर्ड था फेलनी, ठीक है। फेलनी एक होता है क्राइम एक टाइप का, राइट। ये न्यूज़ में था रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप इन नवंबर दिसंबर 2024, और ये वर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में आया और उसके बाद में यूपीएससी ने ये वर्ड जो है वो पूछा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि न्यूज़ में जो भी चीज़ें आप फॉलो करते हो, और आजकल जैसे बहुत लोग हैं ना फॉरेन वर्ड्स के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो रखे हैं। वो कहते हैं यार फॉरेन वर्ड्स कहाँ से करें, ठीक है भाई, कुछ अलग से नहीं करना है आपको। आप पॉलिटी पढ़ते हो, ठीक है, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर में कई बार वर्ड दिया होता है सुई जेनरस, सुओ मोटो, एक्स ग्रेशिया, और यही वाले वर्ड्स यूपीएससी पूछता है, ठीक है। और ये वाले वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, आपके ही आसपास ये होते हैं, जो आप उन पे ध्यान नहीं देते हो। अगर आप रीडिंग करते हो अच्छे से और एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली वो वर्ड्स आपको मिलेंगे। और इन सब चीज़ों को करने के बाद में आई वुड से, जैसे आपकी रीडिंग तो हो गई आपकी न्यूज़पेपर से, है ना, उसके बाद आप ऐसी कौन सी एक एक्टिविटी हो सकती है जो कि मतलब आप करो और ओवरऑल आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी हो जाए। सो दैट वुड बी रीडिंग, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में हम देखते हैं साइंस। सबसे पहले आते हैं साइंस पे। साइंस में डेफिनेटली कितने क्वेश्चंस आते हैं? अराउंड 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर आपको 2 बुक्स हैं आई वुड रिकमेंड, 9th की एनसीईआरटी है और 10th की एनसीईआरटी है। ये 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए, और इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया देन आपके आई वुड से कि मिनिमम 20 का जो क्वेश्चंस है ना आउट ऑफ 30 वो सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग CAPF के पीछे जा रहे हैं और उनको ज़्यादा अच्छे से, अगर मान लिया आप स्पेसिफिकली OTA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप मतलब मान लिया जैसे गर्ल्स हैं, उनको तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप
बायोलॉजी की बुक आती है क्लास 12th की, वो भी आप परचेज़ करो। और यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं, स्पेसिफिकली उन पे ध्यान देना है। वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन इज़ इकोलॉजी। ये 2 चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी के लिए देखो, बेस के लिए आई वुड से एनसीईआरटीज़ हैं 6, 7, 8, 9, 10। ये पतली पतली बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, आप इजीली इनको अच्छे से मतलब कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हो डेली, तब भी आप 1 मंथ के अंदर इन्हें कंप्लीट कर सकते हो 20-25 डेज़ में। सो ये इतनी हल्की बुक्स हैं, तो बढ़िया से आई वुड रिकमेंड कि बिल्कुल ये वाली करनी चाहिए बुक्स, अगर किसी का बेस बहुत अच्छा क्लियर नहीं है। फिर आपकी 2 बुक्स आती हैं, ये है 11th में 2 बुक्स आती हैं और ये 2 बुक्स आती हैं 12th में। तो ये एनसीईआरटीज़ आपको 3 से 4 बार पढ़नी है। आप ये वाली जो 5 हैं, इनको 1 या 2 रीडिंग में आप डेफिनेटली अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो बेस। उसके बाद आप 11th-12th पे जाओ और उन्हें 3 से 4 बार पढ़ो। साथ में आपके पास होनी चाहिए ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस। इसका जो भी नया एडिशन हो वो आप ले लेना। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो काफ़ी पूछे जाते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। इसी बार CSE 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे जो करंट अफेयर का पार्ट थे, और ऐसा था कि कुछ ऐसी आइलैंड्स थे जो न्यूज़ में थे फॉर स्पेसिफिक रीजंस, और उन्हीं आइलैंड्स को पूछा था यूपीएससी ने। ठीक है, उन लोकेशंस को तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक नॉर्मैंडी है फ्रांस में, वहाँ पर वो न्यूज़ में था तो उसको पूछा था यूपीएससी ने। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके सीडीएस में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी तो यार बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत ये बुक उठानी है, कंप्लीट नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है ना। तो बढ़िया से आप कर सकते हो इसको। आई वुड से कि यार 30 to 35 मिनट्स की रीडिंग आप अगर डेली देते हो तो आप 5-6 महीने में बढ़िया से पॉलिटी कवर कर ले जाओगे। और कुछ लोग कहेंगे यार 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, पॉलिटी को इग्नोर कर दें। यूपीएससी है, अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी 6 से 20 कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं करना कि किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करके जाना है। यार बढ़िया टाइम है, उसको यूटिलाइज करो प्रॉपरली, और इवेंचुअली ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं इन अदर एग्जाम्स एज वेल, है ना। क्यों आप केवल मतलब उसी के लिए जा रहे हो, कुछ लोग CAPF भी देने वाले हैं, अगेन मैं वही बात कहूँगा, इसलिए आपका बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए आई वुड से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये NCERT आती है 6th क्लास की, ये 7th की और ये 8th की। ये 3 NCERTs लो और बढ़िया से पढ़ो इनको, 2 से 3 रीडिंग मारो। उसके बाद आप मूव करो 12th की NCERTs पे। ये तीनों 12th की हैं, थीम्स हैं, थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। ठीक है, इन तीनों को उठाओ और इन तीनों को अच्छे से पढ़ो। आप कैसे पढ़ सकते हो, ये जो है ये एंशियंट हिस्ट्री की है, तो इसके साथ आप इसे पढ़ सकते हो थीम 1 को। ये 7th की मिडाइवल है, इसके साथ आप ये पढ़ सकते हो। और यहाँ भी मैं ये कहूँगा, पहले आप एंशियंट को कवर करो, फिर मॉडर्न करो, फिर आप मिडाइवल के पीछे जाओ, क्योंकि मिडाइवल से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कम पूछे जा रहे हैं। चलो, और अगर आपको अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा वेटरन हो चुके हो इस प्रिपरेशन जर्नी में, देन डेफिनेटली यू कैन go for R.S. Sharma for ancient and Vipin Chandra for modern as well. अदरवाइज़ ये सफिशेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो यार, इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। पहले 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, अब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी क्या देखा हमने, 14 to 15 और 16 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स में आपको करंट अफेयर से खुद को जोड़ के रखना है। जैसे बजट आएगा, बजट में जो भी वर्ड्स आएंगे उनकी आपको जो स्टैटिक मीनिंग है वो पता होनी चाहिए। रिसिट आया, रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट आपका जो हो गया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ये मीनिंग्स। और यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये बजट एक्चुअली होता क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है। और आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें आपको GDP ग्रोथ देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और बहुत सारे सेक्टर्स दिए होंगे, हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है ना। और जो भी टर्म्स आएंगे वहाँ पर टेक्निकल टर्म्स, तो आपको
करंट अफेयर तो पता ही होना चाहिए, साथ में आपको स्टैटिक पार्ट जो है उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आपके पास रमेश सिंह की बुक आती है, ये हो, दैट वुड बी इनफ। बल्कि बुक है ये भी, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमें यार पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ये पूरी बुक हमें नहीं पढ़नी है। हमें क्या करना है, सिलेक्टिव टॉपिक्स। हमें कोई एक वर्ड मिल गया नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम इसमें देखा, ठीक है, जहाँ पर भी हमें टॉपिक सब टॉपिक दिखा उसे हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि अच्छा ये चीज़ होती है, चलो उसके बाद फिर से इधर चलते हैं। तो ऐसे करके आप अपना जो इकोनॉमिक्स है वो भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। सो करंट अफेयर्स देखो यार, पहले जैसा करंट अफेयर्स अब बचा नहीं। 2021 2022 में मुझे याद है तब क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जैसे सी ऑफ एजोव है, कहाँ पर है, हमने बता दिया ब्लैक सी में है, यूक्रेन के पास। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, अब वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके लिए आपको डिटेल में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हो? सो आई वुड रिकमेंड, एक दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन होती है, इसको आप परचेज़ कर सकते हो। इसको आप कंप्लीटली आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो आपके जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना, वहाँ पर करंट अफेयर दिया होता है, फिर मेंस के कुछ आंसर्स और फिर बाद में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें दी होती हैं। उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन करंट अफेयर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बन जाती है मैगज़ीन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया होता है एकेडमिक वाइटामिन्स, जैसे EPW है, योजना है, कुरुक्षेत्र है और डाउन टू अर्थ है, इन सारी मैगज़ीन्स का आपको जिस्ट भी मिल जाता है ना। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आई वुड रिकमेंड कि आप ये मंथली मैगज़ीन डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो, मतलब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। अब बात हो गई OTA वालों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं INA, AFA और IMA वालों के लिए। यहाँ पर देखो दो टाइप के कैंडिडेट्स होंगे, एक तो जिनका ठीक ठाक स्कोर आ रहा है ऑलरेडी, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बस वो 10 15 20 नंबर थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहे हैं। एक ऐसे होंगे जिनका बेस क्लियर नहीं है। तो जिनका बेस क्लियर नहीं है, पहले उनकी बात करते हैं। तो तुम्हें यार चाहिए कि आप ये क्लास 9th और क्लास 10th की NCERTs आती हैं, इनको परचेज़ करो और ये इनको पेशेंस के साथ में सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना बहुत जल्दबाजी में, पेशेंस के साथ बैठ के आराम से सॉल्व करना है। आपका एक बार बेस क्लियर हो गया ना, फिर आप इजीली क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। उसके बाद आपको शिफ्ट करना है RS अग्रवाल पे। ये बुक जो है काफ़ी अच्छी है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी ये बुक मानी जाती है। और जो लोग ऑलरेडी मतलब वहाँ पर हैं, जो 10 15 20 नंबर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली डायरेक्टली यहाँ पर इस पर्टिकुलर बुक को प्रेफर कर सकते हैं, है ना। और ये दोनों बुक जो हैं, अगेन इसका कवर अलग अलग है, लेकिन बुक जो है सेम ही है। फिर एक चीज़ है जो सबको करनी है, आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो या फिर आप रिपीटर हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको करनी ही है, दैट इज़ 10 PYQs। आप गोल बनाओ कि आपको 10 PYQs करने हैं बिफोर अप्रैल एग्ज़ाम। 10 ही करने हैं, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है, 10 ही करना। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 1000 क्वेश्चंस और इनको 3 से 4 बार सॉल्व करना है। 3 से 4 बार सॉल्व कर लिया ना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छे से, ठीक है। 3 से 4 बार सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि बात ये होती है आपने प्रैक्टिस कर ली यहाँ से, आपने बेस क्लियर कर लिया यहाँ से, लेकिन जो एक्चुअल जो UPSC की लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ से। इनकी प्रिपरेशन करनी है भाई। अल्टीमेटली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटे में, ठीक है। तो इसलिए आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, जो आपको अल्टीमेटली जो चीज़ करनी है उसके लिए प्रिपेयर करो खुद को, है ना। चलो, तो ये चीज़ हो गई आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। इसके बाद ऑब्वियसली कुछ बचता नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बुक लिस्ट। आपको बुक्स या फिर सोर्सेस क्या फॉलो करने चाहिए। उसके अलावा डेफिनेटली अगर आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो तो यार क्लासेस रेगुलर किया करो। कहीं भी अगर आप कहीं भी क्लासेस वगैरह कर रहे हो और जो भी मटेरियल वो प्रोवाइड करें उसे भी अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि कई बार क्या होता है आप कोर्स वगैरह परचेज कर लेते हो, शुरुआत की क्लासेस करते हो, फिर आप छोड़ देते हो, इसीलिए आपका फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो जो चीज़ उठाई है उसे अच्छे से करना है। आपने अगर ये बुक्स उठाई हैं तो अच्छे से इनको करना है, ठीक है, बढ़िया से प्रिपेयर करना है, पढ़ना है पूरी तरह से। और एक बार नहीं पढ़ना है, 3 4 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार पढ़ना है,
तभी आपका कुछ हो पाएगा, है ना। सो ये आप करते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। उसके अलावा डेफिनेटली मैं आपके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस बुक के साथ आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो। उसके बाद हम एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की, जिसमें मैं कंप्लीट इंग्लिश आपकी यूट्यूब पे ही करवा दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ। जय हिंद एवरीवन।